नमस्कार भाइयों। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा-सा जानकारी हासिल करता रहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं हमारी, जैसे हिंदुओं में परंपराएँ हैं, उनको भी हम समझें। हिंदू परंपरा कानून का रूप लें, वो भी हम ध्यान दें, ताकि कल कोई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो। पहली वीडियो में जैसे मैंने बताया कि गोत्रों में शादी नहीं हो सकती, 3 गोत्र अवॉइड करने पड़ेंगे। फिर हमें भाईचारा, जो गाँव का भाईचारा है, गोत्रों का भाईचारा, वो अवॉइड करना पड़ेगा। या एक गाँव में 2 गोत्र हैं, वो गोत्र उस गोत्र की लड़की नहीं शादी करके ला सकता, दूसरे वाला दूसरे गोत्र की शादी नहीं करके ला सकता। कई जगह ये भी अड़चनें हैं। तो ये क्या कानूनी रूप से हमारी मान्य है? कानूनी रूप से ये मान्य नहीं है। अंतर्जातीय विवाह जैसे हिंदुओं में होता है, अंतर्जातीय विवाह को कहीं रोक नहीं है कानूनी तौर पे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। गांव में शादी ना हो, ये भी कहीं वर्ड नहीं मिला मुझे। एक काफिले में, एक गांव में, एक बसासत के अंदर शादी ना हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। केवल सपिंडा रिलेशंस को हमें छोड़ना है। सपिंडा रिलेशन मतलब 7 पीढ़ी बाप की, 5 पीढ़ी माँ की, और जो गोद लिया हो या हकीकी आया हो, उनके रिलेशंस के आसपास जो हैं वो रिलेशंस केवल छोड़ने हैं हमें, ये लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो इसके ऊपर विचार कीजिए। पहले मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर विचार कीजिए कि हमें सपिंडा रिलेशंस के सिवाय कानून में कैसे हम अपना एक्सेप्शंस ऐड करवाएं जाट कम्युनिटी के लिए, ताकि हमें ये समस्याएं ना आए, हमारी पंचायत को ये समस्या ना आए, कहीं हल्कापन ना देखना पड़े, हमारे जो जस्टिफिकेशन है वो कानूनी तौर पर मान्य हों, हमारे एमएलए, एमपी, मंत्री जितने भी हैं उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, और केवल जाट जाति का गुणगान करने की बजाय हमारी जो एक्चुअल समस्याएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो कानून क्यों नहीं बनी, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, हमारे राजाओं ने क्या किया, पहले हमने मुगलों के साथ ये क्या किया, अंग्रेजों के साथ किया, वो तो हम रहेंगे, वो तो इतिहास में लिखा हुआ है, हम गुणगान कर लेंगे उसका, वो गुणगान होता रहेगा। तो मैं जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे समाज के, उनको बोलना चाहता हूं कि जहां भी हम कॉन्फ्रेंस करें, अभी बेंगलोर में हो रही थी, पूना में, गोवा में, सत्यपाल मलिक जी आजकल लीड कर रहे हैं उन चीज़ों को, और भी भाई हैं, पहले यशपाल मलिक भी आए थे, नरेश टिकैत हैं, राजेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत, चडुनी साहब हैं, और फिर सारे हमारी खाप पंचायत के सीनियर लोग हैं, सारे सम्मान के लायक हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जाति का गुणगान करने की बजाय हम एक्चुअल समस्याएं जो हमारी हैं उनको समझें और नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ें। ये जो पुरानी पीढ़ी है ये जाने वाली है, तो नई पीढ़ी के साथ बहुत ज़्यादा गैप ना आ जाए। उस चीज़ को, अगर परंपरा को बचाना है तो हमें वो भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारी खाप पंचायत हो, सरोकाम पंचायत हो, हमारा 18 साल से लेकर के 90 साल तक जो भी आदमी उसमें ज्वाइन कर रहा है, उसको अधिकार दीजिए कि वो भी अपनी बात रखे, और उसकी बात में कितना दम है, अगर आप उसको समझा पाएँ या वो आपको समझा पाए, तो वो एक रास्ता निकालिए और इन अपनी परंपराओं को कानूनी रूप दीजिए, कानून में ऐड करवाइए इनको। मैंने आपको इशारा कर दिया कि कानून में कहीं भी नहीं है गोत्रों का जिक्र, और अंतर्जातीय विवाह कहीं भी रोक नहीं है, कहीं भी कोई लिखा नहीं हुआ। केवल सपिंडा रिलेशन को छोड़ के आप कहीं भी शादी कर सकते हैं, वो शादी मान्य होगी। वो इशारा मैंने पहली वीडियो में भी किया कि पंचायतों को इनको कानूनी उसमें डालना पड़ेगा, परंपराओं को कानून बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा संविधान बोलता है कि धर्म के ऊपर कोई भी कानून बनेगा तो उसकी परंपराओं से बनेगा, उसकी परंपराओं से ही निकल करके कानून बनाया जाएगा। ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि हमारे जो भी धार्मिक कानून बने वो हमारी सोर्स जो हों वो परंपराओं के ऊपर हों। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मुस्लिम धर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ।
मुस्लिम धर्म में भी जो कस्टम हैं, जो परंपराएं हैं, उसी के हिसाब से मोमडन एक्ट बना हुआ है, मुस्लिम एक्ट बना हुआ है। तो उसमें जो एंशियंट सोर्स थे, जो उनके पुराने सोर्स हैं, उनमें सबसे पहला जो सोर्स है उनका कुरान है। सबसे पहला कुरान है, फिर सुन्ना है, फिर कियास है, फिर इज्मा है। ये चार जो हैं उनके पुराने, जैसे हमारे हिंदुओं में लो आप, अगर हम अपनी परंपराओं को अगर प्रूव करें कानून बनवाने के लिए, तो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, मनुस्मृति है। तो उसके अंदर जो है वो चीज़ें क्या हम जस्टिफाई कर पाते हैं अपने, खासकर जाट जाति के, उसमें कहीं हमें मिलता है कोई मैटर जिसको हम कानूनी तौर पर लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, या हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा हो ये बात? तो मुस्लिम में भी जो एंशियंट सोर्स है उनके, तो पहला कुरान है, जो प्रॉफेट मोहम्मद को एंजल जो आता था, वो एंजल उसको जो बातें बताता था वो कुरान में लिखी गई हैं। और फिर सुना है, फिर कियास है और इज्मा है। ये 4 उनके पुराने सोर्स हैं, जिनमें से उन्होंने प्रूव किया कि हमारा रूल, जो हमारा मोमडन रूल है, मुस्लिम रूल है, वो इसके अनुसार बने। उसके बाद जो मॉडर्न सोर्सेज है, मॉडर्न सोर्सेज क्या होते हैं? जो राइटर होते हैं, जो पेपर लिखते हैं, पेपर छपवाते हैं, या मैगजीन लिखते हैं, या बुक लिखते हैं, उनके भी विचारों को कानूनी तौर पर रखा जा सकता है। तो मैं साथ साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, साथ साथ में बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं। आप जाट जाति में भी ऐसे भाई हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, वो उन बातों को निकाल के लाएं, और अगर वो उसको लिख पाते हैं, उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वो भी कानूनी तौर पर ली जा सकती हैं कानून के अंदर। जैसे उनके मॉडर्न उसमें बताऊं, इस्तिजहान है, इस्तिहसन है, इस्तिसलाह है, इज़्ज़तदार है, तकलीद है, फतवा है। ये इनके जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो कानून के तौर पे उनको भी लिया जाता है। इस्तिसलाह, जैसे मैंने बोला, इस्तिसलाह है जो पब्लिक का इंटरेस्ट है। इस्तिहसन जो है ज्यूरिस्ट प्रेफरेंसेस है, जो उनके ज्यूरिस्ट होते हैं, जो जानकार होते हैं, जो मैच्योर्ड लोग होते हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या चाहते हैं कानून में डलवाना, या अपने परंपराओं को कैसे वो जस्टिफाई करते हैं, तो उनकी इस्तिहसन है, जो वो उसको ज्यूरिस्ट प्रेफरेंसेस बोलते हैं, उसको वो बताते हैं। उसके अंदर जो है, जैसे फतवा मैंने बोला, फतवा जो है जजीज ओपिनियन और डिसीजन है, एक प्रकार से उनके जो पंचायत का है, फतवा जिसको बोलते हैं, वो डिसीजन है उनका, कॉमन डिसीजन है। जैसे हमारी अगर मान लें खाप पंचायत में कोई फैसला हो जाता है, तो कानूनी तौर पे मान्य नहीं हो सकता है वो, लेकिन समाज पे प्रभाव तो पड़ता है उसका। वैसे ही फतवा है, फतवा मतलब जजीज ओपिनियन और डिसीजन। तो उनके मॉडर्न सोर्सेज भी हैं, एंशियंट सोर्सेज भी हैं, और उनके स्कूल्स भी हैं। जैसे मुस्लिम में, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें, जो हमारी हिंदुओं में, जाटों में परंपराएं हैं, उसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर हम उन चीज़ों को उस वे में लेके आएँ, तो हम कहीं ना कहीं कानूनी रूप उसको दे सकते हैं। जैसे उनका स्कूल जो मुस्लिम लॉ का, जो अगर मान ले बात करें, तो एक उनमें सुन्नी है, एक शिया है। उसमें 2 स्कूल्स बोले जाते हैं, एक सुन्नी है, एक शिया है। उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा, सुन्नी कौन है, शिया कौन है, वो आपको भी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो कभी वीडियो बनाऊंगा तब वीडियो में डाल दूंगा। तो उनमें भी 2 विभाजन शुरू में ही हो गए थे, एक शिया, एक सुन्नी। शिया लोग जो हैं, उनके जो
प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो नेक्स्ट लोग हुए वो अलग थे, और शिया में और सुन्नी में यही थोड़ा सा अंतर था कि उन्होंने जो फॉलो किए और उन्होंने जो फॉलो किए आगे जो उनके हेड बनते थे वो अलग अलग थे, और कुछ परंपराओं में थोड़ा बहुत डिफरेंस है उनमें। जैसे हमारे शिया इंडिया में हैं, पाकिस्तान में है, कतर में है, बहरान में है, ईरान में है। तो शिया और सुन्नी उनमें भी दो चीज़ें हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हमें परंपराओं में दिक्कत आती है कानून में लेने में, तो वहाँ भी मुस्लिम धर्म में भी अगर जाएं तो उनकी परंपराएं भी बहुत सारी परंपराएं अलग अलग हैं, और कानून को उनको मान्यता देने में कहीं दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप सही जस्टिफाई करें उसको सही जस्टिफिकेशन दें तो वो कानून बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि शिया और सुन्नी उनके दो स्कूल्स हैं, उनकी भी मान्यता पूरी है। जैसे सुन्नियों के जो अगर सुन्नी में जाएं, हनाफी स्कूल है, मालिकी स्कूल है, साफ़ी है, हनबल है। ये चार स्कूल जो हैं वो सुन्नी के अंदर आते हैं, जिनमें इनके परंपराएं लिखी होती हैं। क्या करना है मुस्लिम धर्म में, कैसे अल्लाह को मानना है, कैसे अपना पूजा पाठ करनी है, परमात्मा का नाम लेना है, नमाज पढ़नी, वो सारी चीज़ें उनकी परंपराएं जो हैं वो लिखी होती हैं। मैंने बताया हनाफी है, मालिकी है, साफ़ी है, हनबल है। और जो शिया हैं उनका इतना स्कूल है, इस्मालिक है, एंजाइदिस है, खोजाज हैं, बोराज हैं। ये इनके स्कूल्स हैं जिनमें इनकी मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं को वो लोग अपना कानूनी तौर पे कानून में डलवाने की कोशिश करते हैं। और आपको मालूम नहीं होगा, जब अंग्रेज़ हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने लगभग कब्जा करना शुरू किया, मतलब राज्यों को अंडर में करना शुरू किया, तो 1803 में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, 1803 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में। उसके बाद चेन्नई, जो मद्रास बोलते हैं, मद्रास सुप्रीम कोर्ट था, बॉम्बे था। उसके बाद एक बार बीच में फिर हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट एक बना, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए गए। और आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि क्योंकि मुगलों के बाद अंग्रेज आए और हमारे छोटे छोटे राजा थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनके अंदर जो कानून लागू होते थे मेनली वो मुस्लिम ही जो रूल थे, नियम थे, परंपराएं थी, कानून थे, उनको आधार मान के ही निर्णय दिए जाते थे। और बहुत समय तक अंग्रेज़ों ने भी उस चीज़ को मान्य किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई अगर मान ले ऐसी चीज़ें होती थी तो मोमडन एक्ट जो है वो लागू होता था, और मुस्लिम लोगों के, मुग़ल जो लोग थे, उनकी जो परंपराएं थी उनको रेफरेंस लेकर के निर्णय किया जाता था। इसका मतलब उन्होंने स्ट्रोंगली वो चीज़ अंग्रेज़ों के सामने रखी कानून बनवाने के लिए कि हमारी ये परंपराएं हैं, और हमारा जो कानून बनेगा, जो कानून है हमारा, जो मुग़लों के टाइम कानून होते थे, लगभग वही काफ़ी टाइम तक लागू रहे। और उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए, संविधान बन गया हमारा, संविधान में हमारे रिसर्च हुई, पूरे वर्ल्ड के जो जो अच्छाइयाँ थी सारे संविधानों में, उनमें से निकाल के हमने संविधान बनाया। संविधान अगर आप देखें, मैंने संविधान भी पूरा बेयर एक्ट पढ़ा है, एक एक आर्टिकल पढ़ा है उसका, जितने मैंने समझ है, थोड़ा बहुत डिबेट देख लेता हूँ टीवी में। तो संविधान हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लिखा हुआ संविधान है। इसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं।
तो संविधान में जो बताया गया कि जब आप धार्मिक कानून बनाएंगे तो उनकी परंपराओं को उसमें शामिल करेंगे। तो वो मैं बात बता रहा था आपको कि अगर हम अपनी परंपराओं को सही तरीके से उसको प्रस्तुत करें, अपनी गवर्नमेंट को बताएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताएं, अपने मंत्रियों को बताएं, और कम से कम जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जजेज हैं, हमारे जुडिशरी में हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो अपनी परंपराओं को बचाना चाहते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के एक बार डिसाइड कीजिए कि इन परंपराओं में कोई सुधार हो सकता है एज पर मॉडर्नाइजेशन। जितना भी सुधार करना चाहते हैं वो सुधार करने के बाद उनको कानून में डलवाइए। क्योंकि मैं एक मुस्लिम एक्ट का, जो मॉडर्न एक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनकी परंपराएं बहुत स्ट्रोंगली रिप्रेजेंट की गई हैं और वो उनके एक्ट में डाली गई हैं। अब नेक्स्ट मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, तो उसमें सभी को एक कानून बनाना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। उसमें भी अमेंडमेंट होंगे, रिवीजन होंगे। एक बार कानून बनता है, बार बार अमेंडमेंट होते रहते हैं। संविधान में भी 105 जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे। 1947 1950 में लागू हुआ था, 1950 से अभी तक 105 जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं उसमें। तो कोई भी कानून बनता है उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो मैं आपका ध्यान जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जा रहा था। अगर बाई चांस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा और परंपराओं का एक रिप्रेजेंटेशन हमारी तरफ से जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रस्तुत हो और वो कानून का रूप धारण करें। तो उसमें जैसे मैं बता रहा था प्रोहिबिटेड डिग्री, जैसे हिंदुओं में मैंने बताया स्पिंडा रिलेशंस, वही मुस्लिमों में है जो प्रोहिबिटेड डिग्री बोलते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री है उनमें जिसमें वो शादी नहीं कर सकते। परंपराओं का तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। जैसे ब्लड रिलेशन है उनके, उसमें शादी नहीं कर सकते। जो मिल्क फोस्टर मदर बोलते हैं, जहां दूध पिया है, उनके साथ शादी नहीं कर सकते। उसके बाद जो है कुछ रिलेशंस उनमें भी मेंशन किए गए हैं जहां शादी नहीं हो सकती। जैसे अपने सपिंडा वाला मैंने बताया, वैसे ही उनमें भी ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं सारे। और उसके बाद जो है जहाँ दूध पिया है, बहन है, मामा की बहन, मामा की बेटी, बुआ की बेटी, वहाँ भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनमें शादी नहीं हो सकती। लेकिन एक्सेप्शनल मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस हैं उसमें भी। वहाँ भी एक परंपरा को फॉलो करना पूरे मुस्लिम धर्म के लिए भी दिक्कत आती है कई बार, जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ और उस चीज़ को हमने उस वे में लागू नहीं किया। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारा हिंदुओं में शादी जब मान्य होगी जब 7 फेरे होंगे, सतपड़ी बोलते हैं। जब 7 फेरे हो जाएंगे, पंडित होगा, तब वो मान्य होगी। ऐसे ही मुस्लिम भाइयों में भी एक ही बार में ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा और एक मीटिंग में ही वो फाइनल होगा। और एग्रीमेंट जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया गया है। तो उसमें विटनेस होंगे। विटनेस जो है, जो मुस्लिम परंपरा के अनुसार सुन्नी में शादी के समय 2 विटनेस होने चाहिए। निकाह के समय, मतलब शादी में हिंदी वर्ड बोलता हूँ, निकाह के समय 2 विटनेस होने चाहिए। अगर एक मेल है तो 2 फीमेल होने चाहिए, मतलब 3 हो गए। और जो शिया हैं उसमें शादी में कोई विटनेस नहीं चाहिए, लेकिन तलाक में वहाँ पे विटनेस चाहिए शिया में। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिक्कत सभी को है,
दिक्कत हिंदुओं को भी है, जैसे हमारे शादी वाला चक्कर पड़ गया कि हमारे गोत्रों वाला अंतर्जातीय विवाह, एक जाति की विशेष के अंदर हम हिंदू एक्ट को अगर फॉलो करें तो कहीं न कहीं दिक्कत में आ जाते हैं और लीगल कार्रवाई होती है और कई बार हमारी पंचायतें भी दिक्कत में आ जाती हैं उसके। तो मुस्लिम भाइयों में भी जो एक्ट बना हुआ है और उनकी परंपराएं हैं, विभिन्नताएं वहाँ भी हैं कई जगह। वहाँ पर जो अनलॉफुल कंजुगेशन बोलते हैं, रिलेटिव जिसमें शादी नहीं होती, वाइफ सिस्टर्स है, फिफ्थ वाइफ, 4 शादियाँ जो हैं वो परमिटेड हैं मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम एक्ट के अनुसार 4 शादी वो कर सकते हैं। 5वीं उनकी इनवैलिड है। अगर एक वाइफ बाई चांस डेथ हो जाए तब वो 5वीं शादी कर सकते हैं, मतलब 4 ही रहेंगी वाइफ। ये भी उनकी परंपरा है। तो परंपरा वो कानून में भी लेके आए हैं कि भाई 4 शादी उनको परमिटेड है। उनका एक इद्दत पीरियड बोलते हैं, जैसे इद्दत पीरियड होता है जब तलाक दे देता है, शादी टूट जाती है, तो उसके बाद 3 महीने का टाइम इद्दत पीरियड बोलते हैं उसको। जैसे तलाक भी मैंने बताया था आपको अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें तलाक बिद्दत है, तलाक सुन्नत है। जो मेन मैं बता रहा हूँ, तलाक बिद्दत तो अभी शायद कानूनी तौर पे मोदी साहब ने बैन कर दिया। तलाक सुन्नत है अभी भी, और भी 2-3 टाइप के मैं आगे बताऊंगा आपको, वो हैं। तो वहाँ पे क्या है, जैसे तलाक हुआ उनका तो उनको 3 महीने जो है उनको इद्दत पीरियड दिया जाता है। तो इद्दत पीरियड में वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, 3 महीने उनको रहना पड़ता है वहीं पे। और अगर उस पीरियड में औरत प्रेग्नेंट पहले से है, मतलब पेट में बच्चा है मान लो, तो उसका इद्दत पीरियड बढ़ जाता है, 9 महीने हो जाता है। वो बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद वो अगर तलाक लेना चाहे तलाक ले सकती है। तो बच्चे के बारे में भी लिखा हुआ है, लेजिटिमेट होगा, उसका अधिकार पूरा होगा। तो इद्दत पीरियड मैं बता रहा था, इद्दत पीरियड है कि तलाक के बाद जो 3 महीने टाइम दिया गया, वो इसलिए दिया गया बाई चांस प्रेग्नेंट है तो वो डिलीवरी कर सकती हैं अच्छे से। तो उस चीज़ को हमने थोड़ा सा देखा कि वहाँ भी परंपराएं अच्छी हैं। परंपराएं, वो परंपराएं मतलब उन्होंने बनाई हुई है और उन्होंने कानूनी तौर पर उनने डाला हुआ है, कानून में ही उनका बना हुआ है। उसमें भी जैसे हमारी परंपरा है कि सतपड़ी होनी चाहिए, 7 फेरे होने चाहिए, तब मैरिज वैलिड होगी। उनमें जैसे अगर दूसरे धर्म में शादी हो जाती है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। वैलिड तब होगी जब वो जो दूसरे धर्म की लड़की आई है वो कन्वर्ट कर ले, अपने आप को मुस्लिम बन जाए। तो उसके अंदर जो है इर्रेगुलर मैरिज बोलते हैं, विदाउट विटनेस किया हो, मान लो सुन्नी के अंदर है, विदाउट विटनेस अगर होगा तो 5th वाइफ से हो गया तब इर्रेगुलर है। इद्दत पीरियड में शादी कर ली तब वो इर्रेगुलर है। तो उस चीज़ को देखें तो वहाँ भी कई चीज़ें, परंपराएं जो हैं वो विभिन्नताएं हैं उसमें भी। वैसे ही हमें भी दिक्कत आ रही है कि जातियों में, अलग अलग जातियों में जो है अलग अलग परंपराएं हैं और कई जगह उसको नियम के रूप में, कानून के रूप में नहीं लिखा हुआ है। जैसे एक मुट्टा मैरिज है वहाँ पे मुस्लिम में, जैसे मुट्टा मैरिज है जो शिया में है, शिया ला में रिकॉग्नाइज है। ये देखिए आप, मुट्टा मैरिज जो है शिया, जो स्कूल बताया मैंने, शिया स्कूल में रिकॉग्नाइज है। वो मुट्टा मैरिज है थोड़े समय के लिए शादी, वो जो है टेम्परेरी मैरिज बोलते हैं। टेम्परेरी मैरिज होती है और उसके अंदर जो है नो विटनेस रिक्वायर्ड,
तो उसके अंदर जो मुटा मैरिज है वो टेम्परेरी मैरिज होती है कुछ समय के लिए। तो वो भी शिया में है, सुन्नी में फ़र्क आ जाता है उसमें। फिर जैसे मैंने बताया डावर है, मेहर है, वो डावर मेहर अपनी वाइफ को देते हैं। डावर मेहर जो है अपनी वाइफ को देते हैं, और जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह होता है, तो वो उसमें लिखते हैं। एक सम्मान की रूप में सम्मान राशि उनको दी जाती है वाइफ को। स्त्रियों का सम्मान जो दिखाया जाता है मुस्लिम धर्म में, वो डावर मेहर जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। वो इमीडिएट भी दिया जा सकता है और बाद में भी दिया जा सकता है। डेफर्ड भी बोलते हैं उसको, डेफर्ड डावर, और प्रॉम्प्ट डावर भी बोलते हैं, जो इमीडिएट दिया जाता है। प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर, मेहर भी बोलते हैं उसको। तो उसमें मतलब एक सम्मान दिखाया है औरत का कि वो भी कहीं अधिकार है उसका, उसको खुशी के लिए हस्बैंड जो है वो डावर या मेहर देता है। अब उसमें देखिए आप कंपैरिजन करें तो हमारे हिंदुओं में तो हम दहेज देते हैं। जो लड़की का फादर है या लड़की है वो तो दहेज लेकर जाती है। मुस्लिम धर्म में डावर दिया जाता है, वो लड़की को दिया जाता है, और वो कानूनी तौर पे अधिकार है उसका। जो कॉन्ट्रैक्ट में डावर लिख दिया, जो मेहर लिख दिया, प्रॉम्प्ट है तो इमीडिएट उसको दे दिया, और बाद में डेफर्ड है तो बाद में दिया, लेकिन वो कानूनी क्लेम कर सकती है। ये कानून है उनका कि वो उस पर कानूनी तौर पे अधिकार है उसका। इवन वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाने से मना कर सकती है जब तक उसको डावर ना मिले। प्रॉम्प्ट डावर की बात कर रहा हूँ मैं। डेफर्ड में है, अगर कोई ऐसी अनहोनी हो गई, कोई बात हो गई, लेट हो गया, तो बाद में वो क्लेम कर सकती है। जबकि हिंदुओं में हमारी परंपरा क्या है, हमारा लड़की का फादर और लड़की जब दूसरे घर जाती है तो हम दहेज देते हैं। तो परंपरा अलग हो गई हमारी, और वहाँ परंपरा अलग हो गई। ये दहेज वाला भी जैसे, अब इसने पहले स्टार्टिंग में जब था कि भाई बच्ची को हम ज़रूरत की चीज़ें दे देते थे, दूसरे घर जा रही हैं तो बच्ची को फील होगा ये मेरी है, ये मेरी है, ये मैं लेके आई, मैं ये लेके आई, ये चीज़, मतलब एक प्यार के रूप में फादर जो है अपनी बेटी को तोहफा देता था। और जब वो बेटी दूसरे के घर जाती थी तो उसको अच्छा लगता था कि घर में उसकी सारी चीज़ें जो अपने घर से लाई हैं वो रखी गई हैं। एक भाव था। जैसे मुस्लिमों में मैंने बताया कि औरत का रिस्पेक्ट करना उनका भाव है। डावर देना, मेहर देना, मतलब उनको औरत को सम्मान देना है। बहुत अच्छी परंपरा है कि औरत को सम्मान दिया जाता है, राशि दी जाती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। और उसी तरह हमारा जो चीज़ है वो थोड़ा सा अलग है कि हम, लड़की का फादर जो है दहेज देता है उसको, लेकिन दहेज के पीछे जो एक रीज़न था, एक साइकोलॉजी थी, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि बेटी जो है क्या क्या मांगती थी। एक रागनी है लक्ष्मी चंद की, शायद मेहर सिंह की है लक्ष्मी चंद की, कि वो क्या क्या मांगती है, रजाई से लेके, पलंग से लेकर के, पिड्डा से लेकर के, वो क्या क्या मिठाई लेके जानी, कसार बोलते थे, कसार बना दो मम्मी। तो वो सारे, कितने बर्तन हों, कितने सूट हों, कितने अगलियाँ के हों, कितने पाचलियाँ के हों, वो सारी चीज़ें जो हैं लेके जाती थी बेटी, और वो खुश रहती थी कि मैं अपने घर से लेके आई। फिर इस प्रथा ने भी कुरूप जो है धारण किया, कुरूप बन गया जब लड़के वाला लड़की वाले से दहेज मांगने लगा। तो ये जो खाप पंचायत मैंने पहली वीडियो में बताई थी, खाप पंचायत बीच में आई और बहुत सारे निर्णय लिए कि दहेज नहीं दिया जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पे कानून बनने में बहुत समय लगा। डावरी एक्ट बना, और वो इतना सख्त बना, जब इसने एक त्रुटि का रूप धारण कर लिया तो उसके ऊपर एक्ट बनाया गया, डावरी एक्ट। और उस एक्ट के अंदर मेरे हिसाब से
अनअवेलेबल है, उसकी ज़मानत भी नहीं होती है। मिसयूज भी होता है, एक्ट बनता है तो मिसयूज भी होता है, लेकिन एक प्रकार से डर पैदा हुआ सोसाइटी में। डिमांड जो थी, अब आप एक लगाइए कि एक सोसाइटी में नज़र फिरा के देखिए, जिसको बेटी पैदा होती है उसको पहले से ही एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाते हैं कि दहेज देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, बेटी को तो देना ही पड़ेगा, बेटी को तो दहेज दे, इस तरह से उसको जो बनाते हैं हम सिस्टम, तो फादर के ऊपर दबाव आता है। और ये जो सेक्स रेशो हमारी डाउन आई, मुझे लगता है रीज़न उसमें ये था कि जो एक साइकोलॉजिकल दबाव है उसमें कुछ समाज का रोल रहा। समाज में भी मैं जहाँ तक बात करूँगा, फादर, ब्रदर, दादा, इनका रोल कम रहा। हमारी जो बुजुर्ग औरतें थी उनका ज़्यादा रोल रहा कि बेटी पैदा ही नहीं होने दी और बेटी पेट में ही मार दी। उस पर भी सख्त कानून बनाना पड़ा। जब सेक्स रेशो इतनी डिस्टर्ब हो गई तब उसके ऊपर कानून बना, डावरी एक्ट। और जो बच्चा पेट में चेक करवाना चाहते थे, अल्ट्रासाउंड करवा करके चेक करवाते थे बच्चा बेटा है बेटी है, उसके ऊपर भी सख्त कानून है। अब तो अंदर गया तो जमानत भी नहीं होती। अभी मैं एक दिन गांव में गया था तो वहाँ एक दोस्त मिला, मेरा बचपन का दोस्त, तो उसका ब्रदर जो है वो अंदर गया हुआ है, तो अब तो जमानत भी नहीं है भाई। तो जो हमारी परंपराएं हैं जब वो कुरीति बन जाती हैं तो उनका सुधार कीजिए। उनमें क्या क्या सुधार है, समय से समय उसको सुधार करना है हमें, और उसके बाद उसको कानूनी रूप में लेके आना है, कानून में डलवाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्ट होता है या बिल होता है उसको कोडिफाइड बोलते हैं, अनकोडिफाइड और कोडिफाइड। अभी जैसे मुस्लिम एक्ट है, मोमडन एक्ट है, उसको लगभग वो फुल्ली कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड का मतलब समझिए, कोडिफाइड का मतलब है कि कोई कानून बना हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट में तब होगा जब उसके ऊपर बार बार अपील की जाएगी या कोई केस आएगा, जज साहिबा जो बेंच है जजों की, उनको निर्णय लेना पड़ेगा, वो लिखित में रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, वो रिकॉर्ड में जाएगा, फिर वो बाद में रेफ़र किया जाएगा, तब उसको कोडिफाइड बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन हो चुकी है नियम की, उस तरह से बोलते हैं। तो बहुत सारे नियम जो हैं, हमारे कानून जो हैं, वो फुल्ली कोडिफाइड नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो इसमें समस्याएं बहुत हैं। जल्दबाजी में कोई बनाए तो बनाए, अगर इसको देखें आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं, अगर यूनिफॉर्म लगाना है तो उसमें मैरिज और बाकी परंपराएं जो हैं, उन सारी परंपराओं में लगभग एक नियम के तहत हम चलें, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो बहुत बड़ा होमवर्क है। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी होमवर्क है, ईसाइयों के लिए भी है, हमारे हिंदुओं के लिए भी है। अब वो कुछ हमारा लॉ कमीशन जो है उस पर सजेशन मांग रहा है, तो मेरा तो जितना ज्ञान है मैं वो आपको बता सकता हूँ कि हमारी खाप पंचायत इसमें पहल कर सकती हैं, और खापों का निर्णय जो है, पहले पंचायत हों, फिर खाप पंचायत हों, फिर सर्व खाप पंचायत हों, और वो निर्णय लिखे जाएं, कौन कौन सी प्रथाएं हैं, किस किस को किस स्ट्रीम लाइन में लेके आना है, और कैसे वो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा बने, और वो कहाँ तक हमारे दूसरे धर्मों से मैच कर सकती है। लगभग जाट कम्युनिटी जो है हमारी, हम अपनी जाट कम्युनिटी की बात करते हैं, जाट कम्युनिटी में जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं, वो हमारा अधिकार है कि वो कानून में डलवा सकते हैं हम। ऐसे मुस्लिम भाइयों का है, जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं। ठीक है, अगर मान लो शादी पे डिसीजन होता है या कुछ और परंपराओं पे डिसीजन होता है,
तो एक तो निर्णय लेना पड़ेगा कि इस सिद्धांत के तहत हमें चलना है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें भी करेक्शन ले सकते हैं, हम करेक्शन करवा सकते हैं। तो कानूनी तौर पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो रूल्स एक्ट बनते हैं, जो एक्ट पार्लियामेंट पास करती है, उसमें हमारे पब्लिक की और हमारी खाप पंचायत की, सिर्फ खाप पंचायत की भागीदारी कितनी है। हमें भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जो वकील भाई हैं जो गाँव में रहते हैं या जो कोर्ट में अपना प्रैक्टिस करते हैं, उन सारे वकीलों को मिलके पंचायत का साथ देना चाहिए, पंचायत में जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। हमारे जो नियम हैं, एक्ट हैं, लीगल रूल्स हैं, जो हमारे कानून हैं, वो पंचायत को भी पता हो। आप पंचायत में जा कर के अगर आप बताएंगे, डिस्कस करेंगे, वो नियम उनको पता चलेगा। उन नियम के आधार पे वो अपने परंपराओं को जस्टिफाई करेंगे, कितने तक होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अंतर्जातीय मैरिज और गोत्रों की जो शादियां हैं, उनमें अगर आप उसको रूल को बताएं, जैसे मैंने थोड़ी सी कोशिश की, अगर आप हर रूल के बारे में उनको बताएं तो उनको जानकारी होगी पंचायत को, और पंचायत को जानकारी होगी, वो सर्व खाप पंचायत हो, खाप पंचायत हो, वो परंपराओं को तोलेंगे कानूनी तौर पर। हम कानून कहाँ तक ले जा सकते हैं कानून में इस चीज़ को, और वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद वो कानून बन जाएगा। क्योंकि कानून जो संविधान बोलता है, पार्लियामेंट को वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे हमारी कस्टम है, परंपराएं हैं, पब्लिक चाहती है। धार्मिक कोई भी कानून बने, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ऐसी बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी बहुत रिसर्च होंगी। मुस्लिम एक्ट कहाँ तक हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, कहाँ क्या क्या चीज़ें लागू हो सकती हैं यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्मिटी होगी। कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में फील होंगी, लेकिन उनमें काफ़ी सुधार भी होगा। तो मेरा जो कहना है, शायद मेरी बात कहाँ तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता, तो मैं वकील भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट हो सकता है वकीलों को परमिटेड ना हो, लेकिन आप एजुकेशन दे सकते हैं लीगल। आप समाज में एजुकेशन दे सकते हैं लीगल, ये परमिटेड है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक वकील जो है वो अपने प्रोफेशन का मैं वकील हूँ ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक परमिशन है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि वो अपने समाज में लीगल जानकारी बढ़ा सकता है। उस लीगल अधिकार के तहत आपका एक फ़र्ज बनता है कि किसी भी एक्ट के ऊपर, जैसे आईटी एक्ट 2000 है अभी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो नए बच्चों को भी इंटरेस्ट होगा अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के ऊपर अगर आप बच्चों को बताएं तो, कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, हमारे सोशल मीडिया पे आप क्या लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे क्या बात कर सकते हैं, कहाँ तक परमिटेड है, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। तो इस तरह से अगर आप बताएंगे, मान लो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हम क्लेम कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारा संविधान क्या है, एक एक टॉपिक लेकर के अगर हम गांव-गांव में थोड़ी सी जागृति फैलाएं या वीडियो ही बना के डालें। अब जैसे मेरे को टाइम नहीं मिलता इतना समाज में, तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि शायद मेरे 2 शब्द किसी के काम आ जाएं, तो आप भी कोशिश कीजिए और अच्छी वीडियो बना करके एक टॉपिक ले लीजिए, उसके 10 मेन पॉइंट्स जो हैं अगर वीडियो डालें, आप एक चैनल चलाइए, या फिर आपको तो टाइम है, अगर आप जाएंगे तो आपका प्रोफेशन भी बढ़ेगा उससे। जब लोगों को जानकारी होगी कि ये वकील हैं और जानकारी देंगे आप लोगों को, आपकी जानकारी को से प्रभावित हो सकते हैं लोग, और आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा उससे। तो वो भी चीज़ जुड़ती है उससे कि आप अपने प्रोफेशन का एक प्रकार से लोगों के नॉलेज में भी लेके आ रहे हैं और उनका नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं लीगल में। किसी संस्था को आप बना सकते हैं, वकील मिलके एक संस्था बनाइए और गांव-गांव में प्रचार कीजिए, लोगों के में बनाइए, फिर अपनी कम्युनिटी में
अपनी जातियों में देखिए कहाँ क्या कमी है, परंपराएं कैसे हम नए मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हम परंपराओं को चेंज कर सकते हैं। शादी है, इंटरकास्ट मैरिज है, गोत्रों की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार कानूनी तौर पे उनको लेके आइए बाहर और कोशिश कीजिए कि उनको कानून के अंदर, कानून के तहत उनको शामिल करवाइए, ताकि आगे कभी निर्णय लेना पड़े पंचायत के लेवल पे, अगर वो पहले से कानून है तो सर्वखाप पंचायत भी उसी को आधार बना करके कोई डिसीजन देगी। और ये तो सच्चाई है कि कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। खाप के अंदर भी कोई अगर निर्णय हुआ है, उसके ऊपर अगर कोर्ट कोई डिसीजन दे देती है तो सर्वोपरि कोर्ट वाला डिसीजन होगा, खाप पंचायत का निर्णय नहीं चलेगा। अगर वो कोर्ट के निर्णय से अगेंस्ट जाते हैं तो पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर लीगल जानकारी पंचायत को भी हो, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो मेंबर, जो मंत्री, जो अध्यक्ष सर्वखाप पंचायत के अंदर हैं, या सर्वखाप पंचायत, खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, अगर उनको कानूनी तौर पे हम पूरी जानकारी दें उनको, तो शायद ये चीज़ें हमें बहुत आगे ले जाएंगी और हमारी परंपराएं ही कानून बनेंगी, हमारे को उस तरह की परेशानियां कम आएंगी। तो कोशिश कीजिए, और इस चीज़ को अगर आप लाइक करते हैं, थोड़ा सा मैंने जो कोशिश की है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और भाइयों को शेयर कीजिए, तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और कोई भी बात हो पोलाइटली आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सुधार करूंगा। कोई बात आपको गलत लगी, फील हुई, तो आप बोल सकते हैं, तो वो करेक्शन मैं ज़रूर करूंगा। कोशिश करता हूं मैं कि केवल जानकारी वाली जो बातें हैं वो आपके समक्ष लाऊं। सामाजिक बुराइयां जो हैं उनके ऊपर मैं विचार कर रहा हूं, एक एक बुराई के ऊपर वीडियो बने, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। अगर हमें अपनी कौम को, अपनी जाति को सर्वोपरि बनाना है तो कुछ परंपराएं, जो अच्छी परंपराएं हैं, उनको हमें बचाना भी है। जो हमारी परंपराएं हैं उनको बचा के रखना है। सर्वखाप पंचायत, खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, ये हमारी एक बहुत बहुत सुंदर परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है। ये जाटों में भी है, मुस्लिम भाइयों में भी है, राजपूतों में भी है, गुज्जर भाइयों में भी है। तो ये भी हमें एक प्रकार से बचा के रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी परंपरा है और इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। केवल इसमें जो हम सुधार कर सकते हैं, नए बच्चों को, युवा भाइयों को इनके अंदर जोड़ा जाए, उनको भी पता चले कि हमारी सर्वखाप पंचायत या खाप पंचायत डिसीजन इतनी जल्दी नहीं देती। और अगर उन्होंने पंचायत अटेंड करना शुरू किया, उनको ये पता चलेगा, मेरा बचपन का एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, कि ये ज्ञानी लोग हैं, ये अनुभवी लोग हैं, इनका ज्ञान वहाँ तक सोच सकता है जहाँ तक पढ़ा लिखा आदमी नहीं सोच सकता। पिछली वीडियो में मैंने बोला था, शिक्षा अलग है और ज्ञान अलग है। ये ज्ञानी लोग हैं, अगर ज्ञान का प्रयोग करें, सच्चे दिल से फैसला करें, तो इनका फैसला जो है पंच परमेश्वर के बराबर होगा। परमेश्वर का निर्णय इनका निर्णय होगा, जहाँ पांच वहाँ परमेश्वर। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे कोई नया इशू लेकर के फिर आऊँगा। धन्यवाद।